गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डेफिनेशन क्लोज कंप्लीट बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है और उस बेयर एक्ट में लिखी हुई चीजों का एक्चुअल में मतलब क्या है। सारी चीजें मैं इजी तरीके से बताऊंगी। देन आपको बताऊंगी कि डेफिनेशन क्लोज को याद कैसे करना है, एक के बाद दूसरी चीजें हमें कैसे करनी है। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, भारतीय ये जो भारतीय संविदा अधिनियम है 1872 का एक्ट है। अब हम पहली बार कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पहली बार हमें क्या ध्यान रखनी होती है चीजें कि उस एक्ट का ईयर क्या है, उसका एक्ट नंबर क्या है, उस पे सिग्नेचर कब हुए, टोटल उसमें कितने चैप्टर्स है, कितने सेक्शंस है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी एक्ट का एक्ट नंबर मैम कैसे याद करें, हम उसमें भूल जाते हैं। तो देखो, कई बार तो हम ये चीजें ट्रिक से याद कर लेते हैं, कई बार हमें चीजों को रटना पड़ता है। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्ट नंबर हम कैसे याद करेंगे? देखो, 1872 का ये एक्ट है। अब इसमें देखो 1 और 8, 1 + 8 कितना होता है? 9। तो इसका एक्ट नंबर कितना है? 9। फिर बात आती है कि इसके सिग्नेचर डेट। अब देखो, लास्ट के दो वर्ड्स 7 2, 7 में से 2 गए तो 5, मतलब 25 अप्रैल 1872। इस तरीके से भी आप इनके एक्ट नंबर और सिग्नेचर डेट को याद कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन क्लोज की। यहाँ पर डेफिनेशन क्लोज को कहा गया है इंटरप्रिटेशन क्लोज, निर्वचन खंड। देखो, निर्वचन खंड का मतलब होता है कुछ शब्दों को या इंटरप्रिटेट किया गया है। डेफिनेशन क्लोज का भी यही मतलब होता है, कुछ शब्दों को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अब जैसे सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी प्रस्ताव की। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है हमारी? प्रस्ताव की। अब देखो, प्रस्ताव या प्रपोजल। अब प्रपोजल क्या होता है कि जब एक व्यक्ति सामने वाले को अपनी कोई बात रखता है। अब जैसे मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है या मुझे आपके साथ एग्रीमेंट करना है पर्टिकुलर इस चीज का। अब आप कहते हो कि यस, मैं करने को रेडी हूँ, तो मैंने आपको प्रपोजल दिया, आपने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो मैं प्रपोजल करने वाला, आप उसे एक्सेप्ट करने वाले। अब देखो, प्रपोजल क्या होता है? जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रविरत, मतलब करने से दूर रहने या न करने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि कार्य या प्रवृत्ति के प्रति अनुमति प्राप्त करे, तब वह क्या करता है? प्रस्थापना करता है, प्रपोजल करता है या प्रस्थापना करता है। अब यहाँ पे कैसे याद रखोगे? जब कोई एक व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए उसकी रजामंदी प्राप्त करने के लिए, उसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए जब वो प्रस्थापना करता है, प्रपोजल करता है, तो वो किस में काउंट होता है? प्रस्थापना में काउंट होता है। फिर आता है प्रतिग्रहित करना। मतलब प्रतिग्रहित का मतलब होता है चीजों को स्वीकार करना। अब देखो, पहले हम प्रपोजल करते हैं तभी तो चीजें एक्सेप्ट होती है। तो ए में हमने प्रस्थापना की, बी में हमने उसकी एक्सेप्टेंस दी। एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है? चीजों को स्वीकार करना, कि जब वह व्यक्ति जिसे प्रपोजल किया गया है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है। जिसने प्रपोजल किया, सामने वाले ने उसका एक्सेप्टेंस दे दिया, अनुमति संज्ञापित कर दी, तो वो क्या होगी? प्रस्थापना एक्सेप्ट हो गई। और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, देन वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। अब हम कई बार याद रखते हैं कि बी नंबर डेफिनेशन प्रतिग्रहित की है, एक्सेप्टेंस की है, लेकिन ध्यान रखना बी नंबर डेफिनेशन एक्सेप्टेंस की भी बात करता है, प्रॉमिस की भी बात करता है। और प्रॉमिस कब होता है? जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तब वो प्रॉमिस हो जाता है। और एक्सेप्टेंस का मतलब अपनी अनुमति देना। अनुमति देना क्या होता है? एक्सेप्टेंस होता है। अब देखो, सबसे पहले हमने प्रस्थापना की, देन उसकी एक्सेप्टेंस हुई। अब देखो, प्रपोजल करने वाला एक्सेप्टेंस देने वाले को क्या कहते हैं? प्रपोजल करने वाले को प्रोमिसर, वचनदाता,
और प्रस्तावना को एक्सेप्ट करने वाले को हम क्या कहते हैं? वचन ग्रहीता, प्रोमिजर एंड प्रोमिजी। तो कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले प्रपोजल हुआ, देन उसकी एक्सेप्टेंस हुई, प्रपोजल करने वाला वचनदाता, प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाला वचन ग्रहीता। अब देखो, जब चीजें एक्सेप्ट हो जाती है तो उसके बदले में हमें क्या देना होता है? प्रतिफल देना होता है। उसके बदले में कुछ ना कुछ हमें देना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। अब देखो, जब वचनदाता, वचनदाता कौन? जिसने प्रपोजल किया, की वांछा, वांछा का मतलब इच्छा पर, वचन ग्रहीता जिसने एक्सेप्टेंस दी है, या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है, मतलब प्रपोजल के बदले में एक्सेप्टेंस देने वाला कुछ कर चुका है, या करने से विरत रहा है, करने से दूर रहा है, या करने से प्रविरत रहता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या वचन, उस वचन के लिए क्या हो जाता है? प्रतिफल कहलाता है। तो सिंपल याद रखो, जब हम प्रपोजल करते हैं या सामने वाला एक्सेप्टेंस देता है, तब एक्सेप्टेंस के साथ उसके बदले में कोई भी कार्य कर देता है, तो वो क्या माना जाता है? प्रतिफल माना जाता है। अब जैसे मैंने कहा, मैं आपके साथ कपड़ों का बिजनेस करना चाहती हूँ, क्या आपको ये चीज एक्सेप्ट है? आपने कहा यस एक्सेप्ट है, ये लो 10,000 रुपए मेरे एडवांस में, मैं आपके साथ बिजनेस करने को रेडी हूँ। तो ये 10,000 रुपए एक तरीके से क्या हो जाएगा? कंसिडरेशन हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ? प्रपोजल, देन एक्सेप्टेंस, देन प्रोमिजर, प्रोमिजी, और उन्होंने क्या दिया? प्रतिफल दिया, कंसिडरेशन दिया। अब देखो, यहां से हमारी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले डेफिनेशन है ई में क्या है? करार, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? कि हर एक वचन और वचनों का संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, करार है। अब जब मैं मेंस की बात करूं, तो मेंस में तो आपको एज इट इज लाइन ही लिखनी पड़ेगी। जब कोई वचन या वचनों का संवर्ग जब एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है कि सामने वाले ने प्रपोजल किया, आपने उसकी एक्सेप्टेंस दी, एक्सेप्टेंस के बदले में आपने कुछ प्रतिफल दे दिया, तो अब ये क्या हो गया? करार हो गया। तो करार के लिए क्या चीजें होती है? प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, उसके लिए प्रतिफल होना चाहिए, तब वो क्या बनता है? एक करार बनता है, एग्रीमेंट बनता है। अब सबसे पहले देखो, चीजें हम जब बार बार रिपीट करते हैं ना, तभी हमें चीजें याद रहती है। एक बार पढ़ के देन हम 10 दिन तक उस चीज को रिवाइज ही नहीं करते, तो फिर चीजें भूलेंगे ही भूलेंगे। हर दिन जब रिवाइज करेंगे तो चीजें हमें याद रहती है। तो सबसे पहले प्रस्थापना, बी में प्रतिग्रहित, सी में वचनदाता वचन ग्रहीता, डी में प्रतिफल, ई में करार। अब आते हैं एफ। एफ क्या है? व्यतिकारी वचन है। एफ क्या है? व्यतिकारी वचन है। वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाते हैं। एज इट इज डेफिनेशन याद रखनी है। फिर आते हैं जी में। जी कहता है, इसका टाइटल आप निकाल सकते हो, शून्य करार। शून्य करार, शून्य का मतलब होता है जीरो, करार का मतलब हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई पक्षकार प्रपोजल करता है, एक्सेप्टेंस होता है, उसके बदले प्रॉमिस, देन प्रतिफल, करार हो जाता है। अब शून्य करार क्या होता है? जो करार आप लॉ के द्वारा एनफोर्स ही नहीं करवा सकते, वो करार क्या हो जाते हैं? वॉइड हो जाते हैं। मतलब कि देखो, आप ऐसे चीजों का एग्रीमेंट कर रहे हो जिनको आप लॉ के द्वारा एनफोर्स करा ही नहीं सकते। अब देखो, जनरली क्या होता है कि दो पक्षकार आपस में किसी बात को करने के लिए प्रपोजल देते हैं, दूसरा एक्सेप्ट करता है, तभी तो आप जाके उसका पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हो, तभी तो आप चीजों को एनफोर्स करवाते हो, कोर्ट में जाके या वकील के पास जाके या किसी भी जो वो होते हैं साइबर कैफे होते हैं उनके पास जाके। अब यहाँ पे अगर आप एग्रीमेंट ही इलीगल कर रहे हो, अब आप एग्रीमेंट किस चीज का कर रहे हो कि ठीक है मैं नशा यहाँ से लाऊंगा, फिर तेरे को दूंगा, फिर अपने बेचेंगे, अब इस चीज का एग्रीमेंट कर लिया, अब चलो अपने इसको एनफोर्स करवा लेते हैं, लिखा पढ़ी करवा लेते हैं जनरली। तो लिखा पढ़ी कैसे होगी? इलीगल चीजों की लिखा पढ़ी नहीं हो सकती, आप उनको एज अ डॉक्यूमेंट्री में नहीं बदल सकते हो, तो वो एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। अब एच कहते हैं संविदा। अब सिंपल सी चीज है
कि जब चीजों को हम लॉ के द्वारा एनफोर्स करवा सकते हैं, कपड़े का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हम आपस में लिखा पढ़ी कर सकते हैं, या फिर पानी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पेन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बुक्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो एग्रीमेंट हुआ, तो इन चीजों को हम लॉ के द्वारा एनफोर्स करवा सकते हैं। हम उनको एज अ डॉक्यूमेंट्री या कॉन्ट्रैक्ट पर्पस से या स्टाम्प पर्पस से चीजों को लिख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम इन चीजों को सॉल्व करवा सके। तो जो चीजें लॉ के द्वारा प्रवर्तित हो जाती है वो क्या हो जाती है, संविदा हो जाती है। फिर आता है आई। आई कहता है शून्य करणीय संविदा। आई कहता है शून्य करणीय संविदा। देखो शून्य करणीय संविदा का मतलब क्या होता है कि जो चीजें पक्षकारों पर डिपेंड करती है। अब जैसे कि मान लो एक लड़की का बाल विवाह हुआ, अब बाल विवाह होने के बाद जब वो मेजर हो जाती है तो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है कि उसका एक राइट क्रिएट हो जाता है कि क्या आप 18 साल के होने के बाद इस शादी को कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अब वो बोलती है कि यस मैं करना चाहती हूँ, तो इट मीन्स चीजें वैलिड हो गई। अगर वो कहती है कि नहीं मैं नहीं करना चाहती तो वॉइड हो गई। तो जिस चीजों में पक्षकारों के पास ऑप्शन होता है कि कंटिन्यू करें या खत्म कर दें, उसे कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, शून्य करणीय संविदा। ऐसा करार जो पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, तो वॉइडेबल हो जाते हैं। जिन पक्षकारों की आपस में बात है वही तो बताएंगे ना कि हम आगे इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। अब जैसे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया नशे की हालत में, ठीक है, अब एक मेरा पक्षकार कहता है दूसरा वाला सामने वाला कि भाई आपने तो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो जब हम संविदा करते हैं तो संविदा के समय व्यक्ति का स्वस्थ चित्त होना जरूरी होता है। अब जिस टाइम मैंने किया उस टाइम तो मैं नशे की हालत में थी, अब मेरा नशा उतर गया। अब उतरने के बाद मेरे ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी कि जो मैंने नशे में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया, क्या मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हूँ, वैलिड करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर वो चीज जब मेरे ऊपर डिपेंड रहती है तो उसे कहते हैं वॉइडेबल। लास्ट आता है जे नंबर डेफिनेशन है शून्य संविदा। शून्य संविदा, जो संविदा विधित प्रवर्तनीय नहीं रह जाती तब वह शून्य हो जाती है, जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती। मतलब शून्य संविदा में क्या होता है कि चीजें पहले तो वैलिड थी लेकिन कुछ परिस्थितियों के अनुसार वो वॉइड हो गई, तो वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। जैसे पहले प्लास्टिक की पॉलिथीन्स बैन नहीं थी, उस टाइम पे लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया, वो वैलिड था। जैसे ही वो प्लास्टिक की पॉलिथीन्स बैन हो गई तो अब जो पहले का कॉन्ट्रैक्ट था वो अब वॉइड हो जाएगा। तो ऐसी चीजें जो शुरू में तो शून्य नहीं होती लेकिन समय काल परिस्थितियों से वो चीजें बंद हो जाती है, इलीगल हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, शून्य संविदा हो जाती है। बट जब वॉइड एग्रीमेंट पढ़ते हैं तो ऐसी चीजें जो शुरू से ही इलीगल थी, एब इनिशियो वॉइड थी, उसे अपने किसमें काउंट करते हैं, वॉइड नेचर में काउंट करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन क्लोज है ए से लेके जे तक, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रपोजल करते हैं, देन उसका एक्सेप्टेंस होता है, प्रपोजल करने वाला एक्सेप्ट करने वाला प्रोमिसर प्रोमिजी, देन वो क्या देते हैं, प्रतिफल देते हैं, प्रतिफल देने के बाद चीजें करार में बदल जाती है। फिर रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं, उसके बाद रेसिप्रोकल प्रॉमिस होने के बाद चीजें क्या हो जाती है, वॉइड एग्रीमेंट में हो जाती है, देन वो संविदा बन जाती है। संविदा बनने के बाद शून्य करणीय संविदा और शून्य संविदा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना शून्य करणीय संविदा आती है, देन शून्य संविदा आती है। तो ये डेफिनेशन क्लोज है जिसको हम डायरेक्ट और इजी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से डिस्कस कर। इसी के साथ अगर आपको कोई और ऐसी ही डेफिनेशन जो इसमें नहीं समझ आई है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो फटाफट लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर कंटेंट। अभी के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।